चलिए एक उदाहरण देखते हैं। पेज नंबर 5 का उदाहरण है। उदाहरण देखिए क्या है। निम्नलिखित समुच्चयों को सूची पद्धति में लिखकर उनको सीमित और अनंत समुच्चयों में विभाजित कीजिए। मतलब ये अपने को 6 क्वेश्चन है, इसको हमें सूची पद्धति में लिखना है। सभी क्वेश्चन देखेंगे 6 के 6 समुच्चय गुण वर्णन पद्धति में लिखे हुए हैं। इनको हमें सूची पद्धति में लिखना है और सूची पद्धति में लिखने के बाद फिर उसको ये पता करना है कि कौन सा सीमित समुच्चय है और कौन सा अनंत समुच्चय है, ये हमें पहचानना है। तो जैसे पहला देखिए, पहले तो आप मैं बार बार बताया हूं, फिर भी देख लीजिए कि ये कंफर्म करिए n जिसको आप प्राकृत संख्या बोलते हैं 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कहां तक जाएगी? अनंत तक। मतलब इधर 100 200 400 1000 2000 ऐसे अनंत तक जाएगी, एक एक के अंतर पे। दूसरी संख्या जो पूर्ण संख्या बोली जाती है, W से प्रदर्शित करते हैं, ये 0 से शुरू होती है। 0 एक एक्स्ट्रा, बाकी पूरा ये प्राकृत संख्या इसके अंदर आएगी, केवल एक एक्स्ट्रा अंक होता है यहाँ पे 0। तो 0 के बाद ये पूरा प्राकृत संख्या यहाँ लिख देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों में क्या फर्क है कि ये 1 से शुरू होती है और ये 0 से शुरू होती है। और अगला है पूर्णांक संख्या i। ये संख्या क्या होती है? ये दोनों तरफ अनंत तक जाती है। इधर जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये कैसा है पूर्णांक संख्या? बीच में 0 रहता है, इसके दाईं तरफ प्लस में संख्या रहती है 1 2 3 4 और इसके बाएं तरफ माइनस में संख्या होती है। आप ये तीनों अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये तीनों याद रहेगा तो फिर आप वो उदाहरण को आसानी से कर सकते हैं। तो ये प्राकृत संख्या जिसको n से प्रदर्शित करते हैं 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या जिसको W से प्रदर्शित करते हैं 0 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। पूर्णांक संख्या जिसको i से प्रदर्शित करते हैं, इसमें 0 आता है, पूरी प्लस संख्या आती है, पूरी माइनस संख्या आती है। तो इसी पे आपका ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला है a बराबर x ऐसा है कि x घटक है n का और x यह विषम संख्या है। तो ये देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको हम सूची पद्धति में लिखेंगे। इसने क्या बोला कि x घटक है n का, तो इसका मतलब x ऐसा है कि x किसका घटक है? n का। n का घटक है मतलब हमें इसको कहां से लेना है? हमें इसको प्राकृत संख्या में से लेना है। तो x कहां से लेना है? हमें प्राकृत संख्या से लेना। लेकिन प्राकृत संख्या से लेना है, अगर केवल इतना ही लिखा होता x ऐसा है कि x घटक है n का, तो हम पूरा प्राकृत संख्या लिख डालते हैं। देखिए पूरा लिख डालते हैं इसमें, लेकिन आगे कुछ और लिखा है और x विषम संख्या है। तो इसका मतलब प्राकृत संख्या से तो लेना है, लेकिन उसमें से भी कौन सी संख्या लेनी है? हमें विषम संख्या ही लेनी है, सारी संख्या नहीं लेनी है। प्राकृत संख्या में से भी कौन सी संख्या लेनी है? विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, वो भी आपको बताया गया। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या देखो क्या क्या आएगा, 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 अनंत तक जाएगी, क्योंकि विषम संख्या कितनी होती है? अनंत होती है, जो 2 से नहीं कटती। देखिए 1 3 5 7 9 11 13 17 ये सब क्या है? विषम संख्या। तो देखिए यहाँ उत्तर 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। जहां पे डॉट 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 लग गया इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या खत्म नहीं हो रही है, अनंत तक जाती है।
अब पहले याद करो कि क्या बताया था, सीमित समुच्चय क्या होता है, अनंत समुच्चय क्या होता है। जिस समुच्चय के घटक को गिन सकते हैं उसे सीमित समुच्चय कहते हैं, और जिस समुच्चय के घटक को नहीं गिन सकते उसे अनंत समुच्चय कहते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए इसके घटक हैं, इसके घटक को हम गिन नहीं सकते क्योंकि ये 7 पे खत्म नहीं हो रहा है, 7 के बाद 9, 11, 13 ऐसे अनंत तक जाएगा। तो ये हमारा समुच्चय, ये कैसा समुच्चय हो गया। अब ध्यान रखना ये समुच्चय है तो वही यहाँ लिखा हुआ है, केवल एक गुणवर्णन पद्धति है, इसको सूची पद्धति में बदला गया है। तो गुणवर्णन पद्धति में क्या होता है कि धन कोष्ठक लगता है, एक्स ऐसा है कि एक्स लिखते हैं और उसमें जो उसका गुण रहता है उसका वर्णन करते हैं, और सूची पद्धति में धन कोष्ठक लगाते हैं और उसके जो घटक रहते हैं उनको कॉमा लगा के लिखते हैं। तो कैसा समुच्चय है, अनंत समुच्चय। चलिए अगला चलते हैं दूसरा है x ऐसा है कि x, b बराबर x ऐसा है कि x घटक है n का और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको समझिए, ये 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो हमें इसको हल करना पड़ेगा। 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 इसको हल करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये -1 बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये -1 उधर जाएगा तो +1। आप बोलोगे 0 कहाँ गया, तो ये 0 +1 हो जाएगा। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। देख लो ये माइनस में इधर आके +1 होगा तो 0 + 1, तो ये कितना आएगा 1। अब 3 का गुणा है बराबर के उधर जाके भाग हो जाएगा और x का मान आएगा 1/3। ये देखो यहां हल करके बताया इसने। 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो -1 उधर गया तो +1 हो गया, फिर 3 का गुणा उधर जाके भाग हो गया, x का मान 1/3 आ गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, x घटक है n का, मतलब x कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। लेकिन जो x का मान आया है 1/3, ये प्राकृत संख्या आ रहा है क्या। 1/3 प्राकृत संख्या होती है, नहीं होती है। क्यों, क्योंकि फिर से आ जाइए, देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या बटे में नहीं रहती है। कोई संख्या प्राकृत बटे में दिख रही नहीं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आप असंख्य तक जाएंगे, लेकिन कभी भी ये बटे में नहीं रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ तो x का मान बटे में आ गया, जबकि इसने क्या बोला कि x का मान प्राकृत संख्या है। तो इसका मतलब x का मान 1/3 हम नहीं ले सकते, क्योंकि x का मान केवल हम प्राकृत संख्या के रूप में रहेगा तभी ले सकते। तो ये मान जो आया ये गलत मान है, ये सही मान नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ देखो लिखा, किंतु 1/3 घटक नहीं है n का। आप जानते हैं एक घटक है का निशान होता है, घटक है और एक घटक नहीं है। यहाँ पे 1/3 घटक नहीं है n का, इसका मतलब 1/3 प्राकृत संख्या नहीं है। तो प्राकृत संख्या नहीं है तो इसको जब हम सूची पद्धति में लिखेंगे तो सूची पद्धति में कैसे लिखेंगे, देखिए यहां से डायरेक्ट यहां आ जाओ। बाकी ये पूरा पार्ट जो है ना उसने आपको एक्सप्लेन किया है, समझाया है कि कैसे आएगा। तो b क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। खाली क्यों हो जाएगा, क्योंकि x का मान 1/3 आ रहा है, जबकि हम 1/3 को ले ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये प्राकृत संख्या होनी चाहिए, 1/3 प्राकृत संख्या है नहीं। तो इस तरीके से ये गुणवर्णन पद्धति में लिखा था, इसको सूची पद्धति में लिखेंगे तो ऐसे ब्रैकेट खाली छोड़ देंगे, मतलब इसमें कोई भी संख्या नहीं आएगी। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे 5। तो आपको बताया था रिक्त समुच्चय हो गया, तो या तो आप ऐसे कोष्ठक बना के छोड़ दीजिए या 5 लिख दीजिए। तो इसके घटकों को गिन सकते हैं। तो आप जानते हैं रिक्त समुच्चय में एक भी घटक नहीं होता, तो जब एक भी घटक नहीं होता तो पता चल गया इसके घटकों को गिन सकते हैं, मतलब 0 घटक, एक भी घटक नहीं है। एक भी घटक नहीं मतलब 0 घटक। तो यह कैसा समुच्चय हो गया, सीमित समुच्चय। तो इसके घटकों को गिना जा सकता है, क्योंकि इसमें कितने घटक में है, एक भी घटक नहीं हमें पता है, तो इसलिए यह कैसा समुच्चय है, सीमित समुच्चय। तीसरा देखते हैं। तीसरा है x ऐसा है कि x घटक है n का और x ये 7 से विभाजित होने वाली संख्या। अब देखिए x घटक है n का और ये 7 से विभाजित होने वाली संख्या, मतलब 7 से कटने वाली संख्या। तो 7 से कटने वाली संख्याएं हम लिखेंगे। चलिए लिखते हैं।
7 कटता है 7 से, 14 भी 7 से कटता है, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21। मतलब 7 से विभाजित होने वाली संख्या को आप ऐसे बोल सकते हो कि 7 के पहाड़े में आने वाली संख्या। तो 7 के पहाड़ा यहां लिख दीजिए। तो 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौका 28, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब एक चीज ध्यान रखना, कुछ लोग सोचते हैं कि 7 का पहाड़ा 7 दहम 70 पे खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखिए। 7 का पहाड़ा अनंत तक चलता है। 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौका 28, 7 पच्चीस 35, 7 छंग 42, 7 सत्ता 49, 7 अट्ठे 56, 7 नौ 63, 7 दहम 70 और 7 इग्रहम में 77, 7 बरहम में 84, ऐसे अनंत तक चलता है। ये मत सोचिए कि 10 पे खत्म हो गया, पहाड़ा 10 पे खत्म नहीं होता, अनंत तक चलता। इसलिए 7 के पहाड़े वाली संख्या लेनी है तो 7, 14, 21 लिख के डॉट 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 लिख लेंगे। मतलब ये इसको हम गिन नहीं सकते हैं, एक ऐसा समुच्चय हो गया अनंत समुच्चय। चौथा देखते हैं। चौथा क्या बोला है, ए बी डी बराबर ए बी इस प्रकार है कि ए बी घटक है डब्ल्यू का और ए प्लस बी बराबर 9। अब देखिए, अभी तक हम एन से ले रहे थे, अब हमें डब्ल्यू से लेना है। ए का मान भी इसी से लेना है और बी का मान भी इसी से लेना है। लेकिन ध्यान रखना है कि ए मान जब लें तो जब उसमें ए और बी के मान को जोड़ें तो 9 आना चाहिए। ए और बी मतलब ऐसे देखिए, ए और बी मतलब इसकी जगह पे भी संख्या लेना है, इसकी जगह पे भी संख्या लेनी है, और ये दोनों की जगह पे कौन सी संख्या लेनी, इसी डब्ल्यू में से कोई संख्या लेनी है। ए के जगह पे भी इसी में से संख्या लेनी है, बी की जगह पे भी इसी में से संख्या लेनी, लेकिन दोनों जोड़ने के बाद 9 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, हम ए और बी की ऐसी जोड़ी खोजें। देखो यहां समझाया है, हम ए और बी की ऐसी जोड़ी खोजें जिसमें ए बी पूर्ण संख्या हो और ए प्लस बी बराबर 9। पहले ए तत्पश्चात बी का मान इसी क्रम में लेकर डी समुच्चय सूची पद्धति में निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखो इन्होंने लिखा है, पहले इन्होंने 0 9 लिया, अब 0 में 9 जोड़िए 9 आएगा। 1 और 8, 1 में 8 जोड़िए 8 1 9, 2 7 जोड़ेंगे 9, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 और 9 में 0 जोड़ेंगे 9। तो आप देख लीजिए, ये सब जब ये सब में जोड़ जोड़ के 9 आएगा, ये दोनों जोड़िए 9 आएगा। 1 और 8 को जोड़िए 9 आएगा, 2 में 7 जोड़िए 9 आएगा, 3 में 6 जोड़िए 9 आएगा, 4 में 5 जोड़िए 9 आएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आएगा और 9 में 0 जोड़ेंगे 9 आएगा। इस तरीके से ये इतने घटक आएंगे और कोई ऐसी संख्या आप नहीं बता सकते हैं जिसको जोड़ने पर 9 आए। इस तरीके से इसके घटकों को हम गिन सकते हैं क्या, जरा देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके घटकों को गिन सकते हैं। इसलिए यह सीमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, सीमित। यहां देखो बताया है, इस समुच्चय के घटक अर्थात संख्याओं की जोड़ियां निश्चित हैं तथा गिनी जा सकती हैं, इसलिए समुच्चय डी जो है यह सीमित समुच्चय है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई एक्स ऐसा है कि एक्स घटक है आई का, एक्स स्क्वायर बराबर 100। अब देखिए, ये ऐसा मैं बताया था आपको पहले भी कि जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 100 है तो फिर x बराबर प्लस माइनस करणी में 100, x बराबर प्लस माइनस करणी में 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें x का मान निकालना है तो x का मान प्लस 10 भी होगा और x का मान माइनस 10 भी होगा। मैंने आपको समझाया था कि अगर आप x का मान 10 लेते हैं, 10 का स्क्वायर करेंगे तो भी 100 आता है और माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो भी 100 आता है। क्यों आता है फिर से देख लीजिए, एक बार बताया था, आपको भूल गया होगा इसलिए फिर देखिए। अगर आप 10 का वर्ग करेंगे तो 10 गुणे 10, 10 में 10 का गुणा 100,
अगर आप -10 का वर्ग करेंगे तो -10 गुणे -10, तो पहले चिन्ह का गुणा होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 10 में 10 का गुणा 100। तो आप देख रहे हो 10 का भी स्क्वायर 100 होता है, -10 का स्क्वायर भी 100 होता है। इसका मतलब अगर 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 100 का वर्गमूल 10 भी होगा और 100 का वर्गमूल -10 भी होगा। तो 100 का वर्गमूल 10 भी होगा और -10 भी होगा। इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये देखिए x का मान क्या आएगा, -10 और 10। तो सूची पद्धति में जब लिखेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे, कभी भी ध्यान रखना वर्गमूल निकालना है तो आपको प्लस लेना, प्लस भी लेना है, माइनस ये नहीं। ज्यादातर लोगों को बोलो 100 का वर्गमूल कितना होगा, तुरंत आप बताएंगे 10, ऐसा नहीं है। 100 का वर्गमूल 10 भी होता है और 100 का वर्गमूल -10 भी होता है। तो दो आंसर आएगा, -10 और 10। इसके घटकों को गिन सकते हैं, 1 2 गिन सकते हैं, इसलिए यह सीमित समुच्चय है। अब सबसे लास्ट में आते हैं, F बराबर ए बी घटक है Q का, A प्लस बी बराबर 11। अब यहां देखिए ए बी किसका घटक है, Q का। अब Q क्या होता है देख लीजिए, Q भी मैंने बताया था। Q मतलब जो संख्या बटे के रूप में हो उसी को हम Q बोलते हैं, अर्थात परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या Q क्या होती है, जो बटे में हो। लेकिन ध्यान रखो जो संख्या बटे में नहीं होती है वो भी परिमेय संख्या होती है। जैसे अभी 5, कोई बोले ये बताओ ये परिमेय संख्या है क्या, एक Q परिमेय संख्या है 5। तो आप देखोगे तो आप बोलोगे नहीं ये परिमेय संख्या नहीं हो, क्योंकि परिमेय संख्या तो बटे में होनी चाहिए। नहीं, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। जो संख्या बटे के रूप में नहीं होती है वो सबके बटे में एक छिपा रहता है। इसलिए अभी तक हम जितनी संख्याएं जानते हैं, देखिए ये जो प्राकृत संख्याएं है ना, ये सब परिमेय संख्याएं भी हैं। ये जो पूर्ण संख्याएं है ना, ये सब परिमेय संख्या भी है। और ये जो पूर्णांक संख्या है ना, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या भी हैं। इसका मतलब परिमेय संख्या जो होता है ना, वो समुद्र की तरह, जिसमें सारी संख्याएं समाहित हो जा रही हैं। उसमें प्राकृत संख्या भी उसके अंदर आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्णांक भी आती है, और बाकी और जितनी बटे वाली संख्या है वो सब भी आती हैं। तो अब यहाँ पे उसने बोला ए बी घटक है Q का और जोड़ने के बाद 11 आना चाहिए। तो इस तरीके से आप, जैसे देखो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 3 में 8 जोड़ेंगे 11, 3.5 में 7.5 जोड़ेंगे 11 आएगा। जोड़ के देखिए 3.5 में 7.5, 3.5 है उसमें 7.5, 5 5 10, हासिल 1, 3 7 3 10 1 11, 11.0 है मतलब 11। ऋण 15 और 26 जोड़िए, ऋण 15 और 26 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, 26 में से 15 गया 11 और बड़ी संख्या के सामने प्लस, तो ऋण 15 में 26 जोड़ेंगे तो भी 11 आएगा। इस तरीके से अगर आपको माइनस प्लस और जीरो लेके संख्याएं करनी है और बटे वाली संख्याएं भी लेनी है, तो ऐसे आप अनंत संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं जिनको जोड़ने के बाद 11 आएगा। कितनी संख्या निकाल सकते हैं, अनंत। इसीलिए इसने 3-4 संख्या देके, अब आप यही 3-4 संख्या दो ऐसा जरूरी नहीं, आप यहाँ पे कुछ अलग संख्याएं दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि ये दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 11 आना चाहिए, ये दोनों को जोड़ने पे 11 आना चाहिए, ये दोनों को जोड़ने पे 11 आना चाहिए, ये दोनों को जोड़ने पे 11 आना चाहिए। बाकी यही वाली संख्या आप लिखो, यहाँ जरूरी नहीं, आप अपना अलग संख्या भी लिख सकते हो। तो ऐसी देखो इसने लिखा ऐसी असंख्य जोड़ियां मिलेंगी, इसलिए यह अनंत समुच्चय है। ये हमारा यहाँ पे ये उदाहरण पेज नंबर 5 का उदाहरण था, ये खत्म होता है। तो इसको आपको लिखना नहीं है क्योंकि आपकी किताब में खुद से दिया हुआ है, उसको वहां से आपको पढ़ना है।